गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन वाले स्क्रीन विजिबल है? ओके। कहाँ तक हो गया था बच्चे? नोट्स मिल गए थे आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मियोसिस है, मियोसिस स्टार्ट कर लिया था हमने, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि मियोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस कितने टाइम्स होगा, साइटोकाइनेसिस कितने टाइम्स होगा, डीएनए रेप्लिकेशन कितने टाइम होगा। ये बातें हो गई थी शायद। बात ये भी हो गई थी कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट है, इसको बच्चों 5 सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो 5 सब फेजेस में डिवाइड किया जाता है, तो सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट को हम डिटेल में समझेंगे। प्रोफेज फर्स्ट है, इसको 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर। क्रोमोसोम बिहेवियर के बेसिस पे कितने सब फेजेस में डिवाइड किया गया है? 5। वो कौन कौन से? फर्स्ट फेज है सब फेज, जिसका नाम है लेप्टोटीन। सेकंड है, उसका नाम बच्चे जाइगोटीन। थर्ड है, उसका नाम है पेकाइटीन। फोर्थ है, जिसका नाम है डिप्लोटीन। और बच्चे फिफ्थ है, उसका नाम है डायकाइनेसिस। ये जो 5 की 5 आपको स्टेप बताइए, इन स्टेप को बच्चे सीक्वेंस से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनकी करेक्ट सीक्वेंस बताइए। प्रोफेज फर्स्ट के जो सब फेजेस है उनकी करेक्ट सीक्वेंस बताइए। करेक्ट सीक्वेंस में क्या होगा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो उसके लिए ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? लालू जाए प्लेन से दीपिका देखे। लालू का मतलब क्या है? लेप्टोटीन। जाए का मतलब क्या है? जाइगोटीन। प्लेन का मतलब क्या है? पेकाइटीन। दीपिका का मतलब क्या है? डिप्लोटीन। और डायकाइनेसिस का मतलब क्या है? देखे। देखो बच्चों, दीपिका पहले आती है, देखने का काम बाद में, मतलब डिप्लोटीन पहले आता है, डायकाइनेसिस बाद में। ठीक है जी। अब प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे, और क्रॉसिंग ओवर करवाई जाएगी वो किसके बिटवीन करवाई जाएगी? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन क्या करवाई जाएगी? क्रॉसिंग ओवर। होमोलोगस क्रोमोसोम तो आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। ये बच्चों आपके सामने एक क्रोमोसोम बनाया है, वो मैंने बोला है क्रोमोसोम 1 नंबर का है। कौन से नंबर का है? 1 नंबर का। इसी क्रोमोसोम की कॉपी है दूसरी। अगर इसी क्रोमोसोम की कॉपी है दूसरी, तो ये भी क्या होगा? क्या 1 नंबर का होगा? अरे बोलो। जो ये 1 और 1 नंबर का क्रोमोसोम है, इनको क्या बोला जाएगा? होमोलोगस। 2 और 2 होमोलोगस, 3 और 3 होमोलोगस, 4 और 4 होमोलोगस, 1 और 4 नॉन होमोलोगस। ठीक है जी। ये जो इनके क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड, एक इस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है दोनों के दोनों, ये क्या होंगे? सिस्टर। ये भी दोनों क्रोमेटिड क्या होंगे? सिस्टर। लेकिन बच्चों, ये दोनों क्रोमोसोम की ये जो क्रोमेटिड है, ये कैसे रहेंगे? नॉन सिस्टर। तो इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन हमें करवानी है क्रॉसिंग ओवर। अगर बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन क्रॉसिंग ओवर करवानी है, तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम की करवाई जाए पेयरिंग। पेयरिंग जब हो जाएगी, तो उसके बाद में करवानी है बच्चे क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को करना है सेपरेट। तो बच्चों 3 स्टेप के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी कंप्लीट। और जो 3 स्टेप है, वो कितने सब फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है? 5। जो बच्चे क्रॉसिंग ओवर होती है, वो होती है पेकाइटिन। यानी क्रॉसिंग ओवर होगी, वो क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होगी? पेकाइटिन। और जो पेयरिंग करवाई जाती है, वो पेयरिंग करवाई जाती है बच्चे जाइगोटिन। कौन से के अंदर? जाइगोटिन। और पेयरिंग के लिए जो प्रिपरेशन होगी, वो कहां पे होगी? लेप्टोटिन। और जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को करना है सेपरेट। तो उनको सेपरेट करने का काम कहां किया जाएगा? डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओनली डिप्लोटीन के अंदर सेपरेट नहीं होंगे,
डिप्लोटीन के अंदर स्टार्ट होंगे और बच्चों डायकाइनेसिस के अंदर टोटली हो जाएंगे सेपरेट। ठीक है जी। अगर आप ये 3 स्टेप दिमाग में रखते हो तो फिर क्रॉसिंग ओवर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये 5 की 5 जो सब फेजेज है इनके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। एक एक करके 5 के 5 सब फेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? लेप्टोटीन। डायग्राम में बनाता हूं, इनको हटाता हूं।
समझिए। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बच्चे लेप्टोटीन के बारे में। जब सेल है वो सेल इंटरफेस से प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आएगी, तो प्रोफेज फर्स्ट में आते ही सबसे पहले किसके अंदर आएगी? लेप्टोटीन। आप सभी बच्चों जानते हो इंटरफेज के अंदर क्रोमेटिन है वो बनाता है नेटवर्क, यानी क्रोमेटिन सारा का सारा उलझा हुआ रहता है। लेप्टोटीन में आते ही क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले इस क्रोमेटिन फाइबर को करना पड़ेगा अनटेंगल्ड। तो लेप्टोटीन के अंदर आते क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं बच्चे? अनटेंगल्ड। जब ये अनटेंगल्ड होंगे तो उसके बाद में क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है स्टार्ट। तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट कहां पे होता है? लेप्टोटीन। जब बच्चे क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो लेप्टोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम दिखेंगे वो क्रोमोसोम लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट नजर आएंगे। कैसे आएंगे? लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। थिकेस्ट नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? थिनेस्ट। यानी अभी कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। अगर अभी कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है तो क्रोमोसोम यहां पर कैसा रहेगा? लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। जब बच्चों हमें आगे जाके जाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम के बिटवीन पेयरिंग करवानी है, लेकिन अभी तो यही पता नहीं है कि कौन से क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा है। पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में है। अगर स्कैटर्ड फॉर्म में है तो फिर हम होमोलोगस क्रोमोसोम को आमने सामने नहीं ला सकते। कैसे भी करके इन सभी क्रोमोसोम को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, और अगर एक जगह लाना है तो फिर बच्चों साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि लेप्टोटीन और लेप्टोटीन स्टेज के अंदर सारे क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाते हैं। और सारे क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच होने का रीजन क्या है? साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि नियर द सेंट्रियोल कोई अननोन प्रोटीन होती है। नियर द सेंट्रियोल क्या होती है? अननोन प्रोटीन। वो अननोन प्रोटीन इन सभी क्रोमोसोम को अट्रैक्ट करती है। जब वो अननोन प्रोटीन सभी क्रोमोसोम को अट्रैक्ट करती है तो ये सारे क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जाके हो जाएंगे इकट्ठे। जब बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे सारे क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे तो क्रोमोसोम अपने अपने होमोलोगस क्रोमोसोम का कर लेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो कहां करते हैं? लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन, उस लेप्टोटीन के अंदर कोई सेल है और अगर ये क्रोमोसोम बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच है, उस टाइम अगर इस सेल को लेके अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाए तो बच्चों इसके न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को बना हुआ नजर आएगा बुक्के। अगर बुक्के बना हुआ नजर आएगा तो इस स्टेज को बोल दिया जाता है बच्चे बुक्केट स्टेज। क्या बोल दिया जाता है? बुक्केट स्टेज। बुक्के किसको बोला जाता है? क्या गुलदस्ते को? बच्चों वैसी स्ट्रक्चर यहां पर बनती है इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? बुकेट स्टेज। तो फिर यहां पर आप लोगों को कौन कौन से इवेंट्स ध्यान में रखने? पहला, क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट। सेकंड, क्रोमोसोम लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। थर्ड, यहां पर क्रोमोसोम अपने अपने होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन कहां पर होगा? लेप्टोटीन। फिर उसके बाद में बुकेट स्टेज किसको बोला जाता है? लेप्टोटीन। ठीक है जी। जब बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम को आइडेंटिफाइड कर लिया तो अब क्या करेंगे? आगे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनके बिटवीन करवानी है पेयरिंग। तो पेयरिंग करने का काम कहां किया जाता है? जाइगोटीन। जब जाइगोटीन के अंदर बच्चों पेयरिंग हो रही है तो पेयरिंग को बोला जाता है साइनेप्सिस। क्या बोला जाता है? साइनेप्सिस। तो जाइगोटीन स्टेज को क्या बोल दिया जाता है? साइनेप्सिस फेज। क्या बोल दिया जाता है? साइनेप्सिस फेज। बच्चों पेयरिंग करवानी है तो आसान नहीं होती है। अगर आसान नहीं होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बिटवीन पेयरिंग करवानी है तो किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और यहां पर जो हेल्प करता है वो करता है एक प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम है न्यूक्लियोप्रोटीन। जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है इन होमोलोगस क्रोमोसोम के बिटवीन क्या आ जाएगी? न्यूक्लियोप्रोटीन। और ये जब न्यूक्लियोप्रोटीन आ जाएगी तो बच्चे होमोलोगस क्रोमोसोम की हो जाएगी पेयरिंग। जब पेयरिंग हो जाएगी तो क्रोमोसोम और क्रोमोसोम बच्चों पेयर में नजर आएंगे, यानी साइनेप्सिस हो गया। और जब साइनेप्सिस होने पे क्रोमोसोम के बिटवीन क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। तो इसको नाम दिया जाएगा बच्चे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है? जाइगोटीन। और कहां पर होगा? जाइगोटीन। समझ तो पा रहे हो? तो यहां पर आप लोगों को कौन कौन से इवेंट ध्यान में रखने हैं? अभी तक आपके सामने 2 इवेंट्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग कहां पे होती है? जाइगोटीन। और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहां होता है? जाइगोटीन। बच्चों मैंने तो यहां पर 2 ही क्रोमोसोम लिए हैं,
मतलब आपके सामने एक ही पेड़ लिया है, लेकिन अगर अपनी एक सेल ले तो उसके अंदर क्या 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर जाइगोटीन में जाएंगे तो आप लोगों को कितने पेड़ नजर आएंगे? क्या 23 पेड़ नजर आएंगे? अरे बोलो। यहां पर जो बच्चों एक सिंगल पेयर है, उस सिंगल पेयर को बोला जाता है बाइवेलेंट। क्या बोला जाता है? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट बोला जाता है। और मैं बोलूंगा वन बाइवेलेंट होगा तो उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे? 2। अरे कितने होंगे? 2। तो बच्चों वन बाइवेलेंट इक्वल्स टू क्या रहेगा? 2 क्रोमोसोम। और बाइवेलेंट किसको बोला जा रहा है? इस पेयर को। इस पेयर को क्या बोला जाता है बच्चे? बाइवेलेंट। बच्चों यहां पर आपको कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं वन पेयर के अंदर? 2। तो वन पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम है, तो क्रोमेटिड कितने हैं? 4। अगर 4 है तो बोला जाएगा टेट्राड। क्या बोला जाएगा? टेट्राड। ध्यान से सुने पॉइंट। जब भी टेट्राड वर्ड है, सिंपल टेट्राड वर्ड आ रहा है, तो टेट्राड वर्ड किसके लिए आएगा बच्चे? क्रोमेटिड के लिए। अगर सिंपल बच्चों डायड वर्ड है, डायड का मतलब है 2 क्रोमेटिड। और बच्चों टेट्राड का मतलब है 4 क्रोमेटिड। जब भी सिंपल डायड और टेट्राड वर्ड आए तो किसके लिए आएगा? क्रोमेटिड के लिए। लेकिन बोला जाए डायड ऑफ सेल, टेट्राड ऑफ सेल, तो ये वर्ड किसके लिए यूज में लिया जा रहा है? सेल के लिए। अब क्रोमेटिड के लिए नहीं है, किसके लिए? सेल के लिए। टेट्राड ऑफ सेल का मतलब है 4 सेल, डायड ऑफ सेल का मतलब है 2 सेल। और सिंपली बोले टेट्राड तो समझ जाना है किसके लिए? क्रोमेटिड के लिए। अब यहां पर 1 टेट्राड है, आपके सामने टेट्राड कितना है? 1। अगर 1 टेट्राड है तो क्रोमेटिड कितने बताओ? 4। अरे क्रोमेटिड कितने हैं? 4। और क्रोमेटिड 4 है तो क्रोमोसोम कितने हैं? 2। अरे कितने हैं? 2। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर भी कि 1 टेट्राड इक्वल्स टू क्रोमोसोम कितने हैं? 2। ध्यान से सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सेल के अंदर 16 बाइवेलेंट है। कितने बाइवेलेंट है? 16। तो बताइए नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 32। अरे कितने होंगे? 32। एक सेल है, उस सेल के अंदर 32 बाइवेलेंट है, तो बताइए नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 64। याद रखना है 1 बाइवेलेंट इक्वल्स टू 2 क्रोमोसोम। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चों जाइगोटीन स्टेज के अंदर बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्म हो जाते, लेकिन ये क्लियरली विजिबल नहीं होते। क्लियरली विजिबल क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी क्रोमोसोम का इतना कंडेंसेशन नहीं हुआ है कि उसके अंदर क्रोमेटिड विजिबल हो। फॉर्म तो हो गए लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा बाइवेलेंट एंड टेट्राड फॉर्म बट नॉट क्लियरली विजिबल कहां पे बच्चे? जाइगोटीन। ठीक है, आगे जाइगोटीन से आगे जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप का नाम क्या है? पैकाइटिन। बच्चों पैकाइटिन के अंदर मैंने बोला था क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करवानी थी? पेयरिंग। पेयरिंग का जो काम है क्या जाइगोटीन में स्टार्ट होता है? क्या जाइगोटीन में कंप्लीट हो जाता है? अरे बोलो। अब बच्चों जब पेयरिंग कंप्लीट होगी तो पेयरिंग कंप्लीट होने के बाद में आगे करवानी है क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर करवानी है तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन करवानी है। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो होते हैं ओवरलैप। और जब ओवरलैप होते हैं तो बच्चे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में आते हैं कांटेक्ट में। क्या आते हैं? कांटेक्ट में। जब ये ओवरलैप होंगे कांटेक्ट में आएंगे, और जब कांटेक्ट में होंगे तो बच्चों बनेंगे कुछ नोड्यूल्स। उन नोड्यूल्स को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो पॉइंट होगा जहां पे होगी क्रॉसिंग ओवर। बच्चों अगर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इधर ध्यान देंगे जरा, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, मैंने बोला ये क्रोमोसोम का क्रोमेटिड, ये दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमेटिड, और ये दोनों क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस है, तो ये जो क्रोमेटिड होंगे सिस्टर या नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर। ठीक है जी। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इनको ओवरलैप नहीं करवाया, हम इनको दूर रख रहे हैं। क्या आसानी से क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी? नहीं। तो इनको क्या करवाना पड़ेगा? ओवरलैप। जब ओवरलैप होंगे तो बच्चों ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में कांटेक्ट में आएंगे, और जब कांटेक्ट में आएंगे तो फिर हम आसानी से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करवा सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या किया जाएगा? दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में कट लगाया जाएगा, और कट लगाने के बाद में पार्ट को किया जाएगा एक्सचेंज। अगर बच्चों दूर हैं तो क्या पार्ट को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर ये कांटेक्ट में है तो आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। तभी क्या बनाए जाते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो क्या जितने ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे उतना ही क्या अच्छे से बच्चे क्रॉसिंग ओवर हो पाएगा। अगर क्रोमोजोमस क्रोमोजोम के अंदर
क्रोमेटिड और क्रोमेटिड की बच्चों लेंथ ज्यादा है। क्रोमेटिड अगर लॉन्ग है तो बताइए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? ज्यादा। और जितने ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे उतना ही क्या अच्छे से क्रॉसिंग ओवर हो पाएगा? अरे बोलो। जब बच्चों रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म हो गए तो फिर क्रॉसिंग ओवर का टाइम आ गया है। जब क्रॉसिंग ओवर करवाई जाती है तो एक एंजाइम की हेल्प से, और उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या नाम है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम के पास में टू टाइप की एक्टिविटी होती है। कितने टाइप की? टू टाइप। एक तो बच्चों कट करने की और दूसरी ज्वाइन करने की। कट करने की जो एक्टिविटी है उसको बोला जाता है एंडोन्यूक्लियस, और बच्चों ज्वाइन करने की एक्टिविटी को बोला जाता है डीएनए लाइगेज। क्या बोला जाता है? डीएनए लाइगेज। तो बताइए रिकॉम्बिनेज एंजाइम के पास में कितने टाइप की एक्टिविटी? टू टाइप की। एक तो क्या कट करने की और दूसरी ज्वाइन करने की। इसको समझने के लिए, क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए हमने क्या लिए बच्चे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्रोमोजोम का क्रोमेटिड है, ये दूसरे क्रोमोजोम का क्रोमेटिड है। ये जब बच्चों ओवरलैप होंगे तो यहाँ पे क्या बना? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना तो अब क्या किया जाएगा? इसमें लगाया जाएगा कट। कट लगाने का काम कौन करता है? एंडोन्यूक्लियस। जब बच्चों कट लगा दिया जाएगा तो फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के पार्ट को कर दिया जाएगा एक्सचेंज, यानी रेड वाले को ब्लू में और ब्लू वाले को रेड में। जब बच्चों यहाँ पर पार्ट उस पार्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्रोमेटिड उस क्रोमेटिड के अंदर क्या डीएनए भी होता है? अरे बोलो। क्रोमेटिड के अंदर क्या है? डीएनए। तो क्या डीएनए को भी एक्सचेंज करें? और डीएनए के अंदर क्या स्पेसिफिक जीन की सीक्वेंस होती है? अगर बच्चों डीएनए उस डीएनए को चेंज कर देंगे कट करके तो क्या जीन और जीन की सीक्वेंस चेंज होगी? और अगर जीन की सीक्वेंस चेंज होगी तो क्या क्रिएट होगा? जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्या क्रॉसिंग ओवर। अरे कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्रॉसिंग ओवर। जब बच्चों हमने पार्ट को एक्सचेंज किया तो एक्सचेंज करने के बाद में क्या उसको ज्वाइन भी करना जरूरी है, और ज्वाइन करने का काम कौन करवाता है? डीएनए लाइगेज। कौन करवाता है? डीएनए लाइगेज। जब डीएनए लाइगेज बच्चों इनके क्रोमेटिड के पार्ट को एक्सचेंज करवा के बच्चों ज्वाइन करवा देगा तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी कंप्लीट। तो क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट कहां होती है? पेकाइटिन। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट कहां होती है? पेकाइटिन। अरे पेकाइटिन के अंदर स्टार्ट होती है और पेकाइटिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। तो अब आपसे पेकाइटिन के इवेंट्स पूछे जाए तो कौन कौन से होंगे? ध्यान से सुने पहला पॉइंट। पेकाइटिन के अंदर आते ही बच्चे क्रोमोजोम क्रोमोजोम का कंडेंसेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर क्रोमोजोम आपको लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट विजिबल होगा। कैसा होगा? लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट क्रोमोजोम कहां पे होगा? पेकाइटिन। जब बच्चों क्रोमोजोम लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट बन जाएगा तो क्या बाइवेलेंट और टेट्राड विजिबल होने लगेंगे? यस। तो बाइवेलेंट एंड टेट्राड क्लियरली विजिबल कहां पे होते हैं? पेकाइटिन। और बच्चों फॉर्म कहां पे होते हैं? जाइगोटिन। हेलो। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहां पे फॉर्म होते हैं? अरे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म कहां पे हो गए? पेकाइटिन। रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्टिविटी कहां पे होती है? पेकाइटिन। क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है? पेकाइटिन। ये इवेंट्स किसके हैं बच्चे? पेकाइटिन के। जब बच्चों क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट कर ली तो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने के बाद में अब आगे क्या करना है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है क्या उनको सेपरेट करना है? और सेपरेट करना स्टार्ट करना है तो कहां पे करना है? डिप्लोटिन। जब आप लोगों ने होमोलोगस क्रोमोसोम के बिटवीन पेयरिंग करवाई थी तो क्या बच्चों एक प्रोटीन लाए थे? उस प्रोटीन का क्या नाम है? न्यूक्लियोप्रोटीन। अब किसी भी तरह इस न्यूक्लियोप्रोटीन को अगर डिसोल्व कर दिया जाए तो क्या ये कॉम्प्लेक्स भी बच्चों हट जाएगा? अरे बोलो क्या पेयरिंग भी हट जाएगी? तो फिर क्या किया जाता है? डिप्लोटीन के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन इस न्यूक्लियोप्रोटीन को किया जाता है डिजोल्व। जब न्यूक्लियोप्रोटीन को डिजोल्व करेंगे तो बच्चों साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी होगा डिजोल्व। तो बोला जाएगा डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां? डिप्लोटीन। याद रखना है डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां? डिप्लोटीन। लेकिन बच्चों कंप्लीटली यहां पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स रिमूव नहीं होता। यहां पर आप लोगों को अभी भी क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक पार्ट पे अटैच होते हुए नजर आएंगे। वो पार्ट कौन सा है? क्रॉसिंग ओवर पार्ट। यानी क्रॉसिंग ओवर पार्ट से ये बच्चे क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते। अगर नहीं होते तो अभी भी ये क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच है। अगर अटैच है तो जब भी ये अटैच रहते हैं और बच्चे जहां जहां क्रॉसिंग हो रही है वहां वहां अटैच रहते हैं तो अल्फाबेट एक्स शेप जैसी स्ट्रक्चर बनती है। अल्फाबेट एक्स जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोला जाता है क्याजमेटा। क्या बोला जाता है? क्याजमेटा। तो अपीयरेंस ऑफ क्याजमेटा कहां पे होता है? डिप्लोटीन। अरे कहां पे होगा? डिप्लोटीन।
तो डिप्लोटीन के लिए आप लोगों के सामने दो इवेंट ऊपर देखो। फर्स्ट इवेंट डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अगर बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो हम साइनेप्सिस कर रहे हैं या डी साइनेप्सिस? डी साइनेप्सिस। तो डी साइनेप्सिस कहां पे होता है? डिप्लोटीन। इसके अलावा यहां पर क्या क्याजमेटा अपीयर होते हैं? तो हम बोलेंगे अपीयरेंस ऑफ क्याजमेटा। आगे जब बच्चों हम बात करें डिप्लोटीन की, तो जब भी वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के अंदर oocyte फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है? oocyte। तो oocyte फॉर्मेशन टाइम, ये जब oocyte फॉर्म होता है तो डिप्लोटीन के अंदर जाके अरेस्ट हो जाता है। और बच्चों मेनी मंथ और मेनी ईयर्स के लिए oocyte डिप्लोटीन के अंदर अरेस्ट रहता है। जैसे अपनी बात करें तो अपने अंदर जब भी बच्चों फीमेल बेबी है उसकी बर्थ होती है, तो बर्थ होते ही थोड़े टाइम में उसके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो मियोसिस आगे जाके अरेस्ट हो जाता है और कहां पे हो जाता है? डिप्लोटीन में। फिर जब डिप्लोटीन में वो अरेस्ट हो गया तो फिर बच्चों वो 12 टू 15 ईयर तक वहीं पे अरेस्ट रहेगा। जब उस फीमेल की एज 12 टू 15 ईयर होगी तो फिर हार्मोन कंट्रोल प्रोसेस से हार्मोन रिलीज होंगे, और जब हार्मोन रिलीज होंगे तो फिर डिप्लोटीन से आगे डिवीजन स्टार्ट होगा, और डिप्लोटीन से आगे डिवीजन स्टार्ट होगा तो फिर जाके मियोसिस कंप्लीट रहेगा। आप मुझे बताओ 12 टू 15 ईयर क्या ये डिप्लोटीन में अरेस्ट रहा? और बोलो। तो उस साइड जब फॉर्म होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो उस साइड बच्चों मेनी मंथ और मेनी ईयर्स के लिए कहां पे अरेस्ट रहता है? डिप्लोटीन में। अगला पॉइंट सुने, जब बच्चों मेनी ईयर्स और मेनी मंथ्स के लिए यहां डिप्लोटीन में अरेस्ट रहता है तो ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम डिप्लोटीन के न्यूट्रिशन लेते हैं, और न्यूट्रिशन लेके बच्चों लार्ज इन साइज बन जाते हैं। जब लार्ज साइज में हो जाते हैं तो ये बच्चों लेम ब्रश जैसी साइज बना लेते हैं। कैसी? लेम ब्रश जैसी। तो इन क्रोमोजोम को बोला जाता है लेम ब्रश क्रोमोजोम। तो लेम ब्रश क्रोमोजोम कहां पे देखने को मिलते हैं? डिप्लोटीन। अरे कहां पर? डिप्लोटीन। और ये लेम ब्रश क्रोमोजोम किस में मिलेंगे? वर्टिब्रेट के उस साइड में। अरे किसके अंदर? वर्टिब्रेट के उस साइड में। जब आप लोगों ने पढ़े थे स्पेशल टाइप के क्रोमोजोम, तो स्पेशल टाइप के क्रोमोजोम में एक और था लेम ब्रश क्रोमोजोम। यस और नो? तो याद रखना है लेम ब्रश क्रोमोजोम कहां मिलता है? वर्टिब्रेट के उस साइड में। और ये कहां पर बच्चे अरेस्ट रहता है? डिप्लोटीन। यानी डिप्लोटीन स्टेज है उसके अंदर आपको लेम ब्रश क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे। अरे ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला कौन सा आता है? डायकाइनेसिस। बच्चों डायकाइनेसिस में अपना टारगेट क्या है? जो काजमेटा फॉर्म हुआ था डिप्लोटीन के अंदर, क्या उसको रिमूव करना? अरे बोलो। जब हमने डिप्लोटीन के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करना चाहा तो मैक्सिमम तो सेपरेट हो गए, लेकिन अभी भी एक पॉइंट पे अटैच है। वो कौन सा? क्रॉसिंग ओवर पॉइंट। अब हम ये चाह रहे हैं कि कंप्लीटली इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को क्या कर दिया जाए? सेपरेट। तो हमें जो ये कैजमेटा फॉर्म हुआ है एक शेप वाला, उसको रिमूव करना है। अगर रिमूव करना है तो कहां से जाके रिमूव करेंगे? बच्चों सेंटर की तरफ ले जाते हुए रिमूव करें या फिर टर्मिनल एंड की तरफ? टर्मिनल एंड की तरफ। सेंटर की तरफ लाते हुए कभी भी बच्चे रिमूव नहीं किया जा सकता। तो टर्मिनल एंड की तरफ ले जाते हुए रिमूव कर रहे हैं, तो बच्चों जिप को जैसे ओपन करते हैं वैसे ही ये यहाँ पे कैजमेटा क्या हो रहे हैं? रिमूव। अगर रिमूव हो रहे हैं जिप को जैसे ओपन कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा टर्मिनल एंड की तरफ जाते हुए कैजमेटा रिमूव हो रहे हैं, तो बोला जाएगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। क्या बोला जाएगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा कहां पे होता है? डायकाइनेसिस। बच्चों जब तक हम डायकाइनेसिस तक पहुंचेंगे, जब तक हम डायकाइनेसिस तक पहुंचेंगे टाइम बहुत लग जाएगा। यानी प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट बच्चों लॉन्गेस्ट फेज होगा। अगर प्रोफेज फर्स्ट एम फेज का यहाँ पे मियोसिस के अंदर एम फेज का लॉन्गेस्ट फेज है, तो इसके अंदर बहुत सारे अदर इवेंट भी डायकाइनेसिस के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे टीआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, वो कहां पे हो जाते हैं? डायकाइनेसिस। सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल, कहां पे? डायकाइनेसिस। इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल कहां पे होगा? डायकाइनेसिस। ये सारे इवेंट्स भी कहां स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे? डायकाइनेसिस। इसके अलावा ट्रांजिशन टू मेटाफेज के भी कुछ इवेंट्स बच्चों यहां पे कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट इवेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज के कंप्लीट नहीं होते, लेकिन कुछ इवेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज के भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जैसे आपने माइटोसिस के अंदर ट्रांजिशन टू मेटाफेज पढ़ा था, वैसे ही बच्चों इवेंट्स यहाँ पे कुछ कंप्लीट होते, तो बोला जाता है कि डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट टू ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यानी डायकाइनेसिस किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज को। अरे ठीक है,
अब इवेंट्स आपके सामने रख रहा हूं, आंसर देंगे। ऑनलाइन वाले भी तैयार रहे और ऑफलाइन वाले भी तैयार हो। ऑनलाइन वाले या सो गए हो? सुनिए, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हाँ, जाइगोटीन, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिप्लोटीन। कहां पे? डिप्लोटीन। साइनेप्सिस, जाइगोटीन। डी साइनेप्सिस, डिप्लोटीन। ठीक है। बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्म बट नॉट क्लियरली विजिबल, है जाइगोटीन। बाइवेलेंट एंड टेट्राड क्लियरली विजिबल, पेकाइटिन। कौन सा होगा? पेकाइटिन। क्रोमोसोम लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट, लेप्टोटीन। कहां पे? लेप्टोटीन। क्रोमोसोम लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट, कहां पे? लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट कहां पे? पेकाइटिन। ठीक है जी। अपीयरेंस ऑफ कैजमेटा, डिप्लोटीन। कहां पे? डिप्लोटीन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, डाइकाइनेसिस। रिकॉम्बिनेशन नोडुल फॉर्मेशन, पेकाइटिन। बुकेट स्टेज, लेप्टोटीन। कौन सा होगा? लेप्टोटीन। रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्टिविटी, पेकाइटिन। क्रॉसिंग ओवर, पेकाइटिन। ठीक है जी। अरे ठीक है, यही तो इवेंट, और क्या। समझ में आया? एक्सरसाइज सोल्व किए क्या आपने? डाउट है? एक्सरसाइज सेकंड भी सोल्व कर लेना, साइटोलॉजी की, है कर लिए? ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे। सेल डिवीजन की भी कर लेना आज।
समझिए आगे। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई। वो कहां पे हुई थी? डायकाइनेसिस। सेंट्रोमियर अपोजिट पोल पे मूव कर रहे थे। अब बच्चों आगे क्या होगा? जब मेटाफेज फर्स्ट में आएंगे तो मेटाफेज फर्स्ट के अंदर आते ही होमोलोगस क्रोमोसोम काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे और इन होमोलोगस क्रोमोसोम को सेल के मिडल में अरेंज कर देंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम को आमने सामने अरेंज करेंगे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम को आमने सामने अरेंज करेंगे तो कैसे? जैसे बच्चों ये 1 नंबर का क्रोमोसोम है तो इसके सामने 1 नंबर का, यहां पर अगर 2 नंबर का है तो इसके सामने 2 नंबर का, इसके सामने अगर यहाँ पर 3 है तो इसके सामने 3 नंबर का, और यहाँ पर 4 है तो इसके सामने 4 नंबर का। जब ऐसे बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम को सेल के मिड में अरेंज करेंगे तो बनेगी प्लेट। ये प्लेट बन रही है मेटाफेज में, इसलिए इस प्लेट को बोला जाएगा मेटाफेजिक प्लेट। और ये इक्वेटर पे फॉर्म हो रही है इसलिए इसको बोल दिया जाता है इक्वेटोरियल प्लेट। तो मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट कहां पर फॉर्म हो रही है? मेटाफेज फर्स्ट में। जब बच्चों यहाँ पे प्लेट बनेगी तो सिंगल प्लेट बनेगी या डबल? डबल। डबल क्यों बनेगी? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने रेंज हो रहे। जब आमने सामने रेंज होंगे तो यहाँ पर मेटाफेज के अंदर कैसी, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर कैसी प्लेट बनी हुई नजर आएगी? सिंगल या डबल? डबल। जब डबल प्लेट बनती है तो उसको बोला जाता है कॉन्ग्रेशन। क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रेशन। अब बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम, उन क्रोमोसोम को हमने इक्वेटर पे अरेंज किया है। होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या इक्वेटर पे अरेंज किया? आप इन क्रोमोसोम को देखिए जरा ध्यान से। ये क्रोमोसोम ईस क्रोमोसोम के ईस पोल पे अटैच है। ईस क्रोमोसोम के ईस पोल पे अटैच है स्पिंडल फाइबर से? नहीं। कहां अटैच है? देखो देखिए, आंखें खोल के, आंखें खोल के देखो। तभी तो बोलता हूं आंखें खोला करो, बंद मत रखा करो। ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम इस पोल पे अटैच है। इस पोल पे कहां अटैच है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये क्रोमोसोम से अटैच है, पोल पे अटैच है गए? नहीं। क्रोमोसोम से अटैच है, ये पोल पे अटैच नहीं है। एक सिंगल पोल पे अटैच है। ये क्रोमोसोम भी एक सिंगल पोल पे अटैच है, यानी ईच क्रोमोसोम सिंगल पोल पे अटैच, ईच क्रोमोसोम सिंगल पोल पे अटैच होगा। बच्चों दोनों पोल पे अटैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे रीजन, रीजन ये है कि एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं करवाते। एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं करवाते। अगर आप सेंट्रोमेयर का डिवीजन करवाओगे तो क्रोमेटिड को सेपरेट करना है। तो ईस काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच करके बच्चे ईस पोल पे उसको अटैच रखेंगे। लेकिन यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन करना है। ये क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम को आपने इस पोल पे भी अटैच कर दिया, इस पोल पे भी अटैच कर दिया, और इस टोटल क्रोमोसोम को सेपरेट करना है। इसके सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं करना है। क्या बच्चों दोनों पोल पे अटैच कर देंगे तो एक इधर खींचेगा दूसरा इधर खींचेगा, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन करवा पाएंगे? नहीं। इसीलिए जो ईस क्रोमोसोम है वो सिंगल पोल के ऊपर अटैच रहेगा, दोनों पोल के ऊपर अटैच नहीं होगा। ठीक है। यहां पर भी आप देखोगे तो बच्चों आप लोगों को डिफरेंट टाइप के स्पिंडल फाइबर नजर आएंगे। एक स्पिंडल फाइबर ऐसे है जो सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल है। जो सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल है तो क्या पोल टू पोल है? और अगर पोल टू पोल है तो इनको क्या बोला जाएगा? कंटिन्यूअस। क्या बोला जाएगा? कंटिन्यूअस। दूसरा फाइबर ऐसा है जो बच्चों पोल टू क्रोमोसोम है, तो क्या उनको क्रोमोसोमल बोला जाए? अरे बोलो। और थर्ड ऐसा है जो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम है, अगर क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम है तो क्या इसको इंटरजोनल बोला जाए? क्या बोला जाएगा? इंटरजोनल। तो बच्चों 3 टाइप के यहाँ पे फाइबर नजर आ रहे मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। कौन कौन से? कंटिन्यूअस, क्रोमोसोमल एंड इंटरजोनल। ठीक है जी। जब आप माइटोसिस पढ़ रहे थे तो माइटोसिस के मेटाफेज के अंदर कितने टाइप के फाइबर नजर आ रहे थे? 2। कौन कौन सा? कंटिन्यूअस एंड क्रोमोसोमल। जब आप एनाफेज में जा रहे थे माइटोसिस के, तब जाके क्या बन रहा था? इंटरजोनल। यानी माइटोसिस के एनाफेज में जाके इंटरजोनल बनता है, लेकिन बच्चों मियोसिस के मेटाफेज फर्स्ट के अंदर ही क्या बन जाता है? इंटरजोनल फाइबर। ठीक है जी। आगे एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे?
जैसे मैंने बोला इस लाइन के अंदर 23 क्रोमोजोम, इस लाइन में 23 क्रोमोजोम, तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर ये जो 23 क्रोमोजोम है इनको इस पोल पे मूव करवाएंगे और 23 क्रोमोजोम है उनको इस पोल पे मूव करवाएंगे। तो क्या होमोलोगस क्रोमोजोम को सेपरेट करें? अरे बोलो। तो होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन कहां पर होता है? एनाफेज फर्स्ट। तो उसके लिए क्या बोला जाता है? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, एक ही बात है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम को क्या कर रहे हो? सेपरेट। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, सेपरेशन कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोजोम का, तो क्या बोलेंगे? सेग्रीगेशन। डिसजंक्शन, सेपरेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बच्चे? डिसजंक्शन। तो आपको बोला जाए सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम कहां पे होगा? एनाफेज फर्स्ट। जब भी बच्चे होमोलोगस क्रोमोजोम को सेपरेट किया जाएगा तो ओनली एंड ओनली कहां पे किया जाएगा? एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है जी। अगर बच्चों यहां पर सेंट्रोमियर का डिवीजन देखा जाए तो एब्सेंट रहेगा। एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्रोमोजोम नंबर डबल होंगे? नहीं, क्रोमोजोम नंबर डबल नहीं होंगे। अगर क्रोमोजोम नंबर डबल नहीं हो रहे तो बताइए यहां पर क्रोमोजोम के पास में सिंगल क्रोमेटिड होगा या डबल क्रोमेटिड? डबल क्रोमेटिड। तो कौन सा एनाफेज होगा जिसके अंदर डबल क्रोमेटिड क्रोमोजोम मिलते हैं? एनाफेज फर्स्ट। ठीक है जी। एनाफेज फर्स्ट के अंदर और क्या करवाएंगे बच्चे? होमोलोगस क्रोमोजोम को अपोजिट पोल पे मूव करवाएंगे। अगर होमोलोगस क्रोमोजोम को अपोजिट पोल पे मूव करवाएंगे तो हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम मूव्स टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। कहां पे? एनाफेज फर्स्ट। जब बच्चे अपोजिट पोल पे क्रोमोजोम मूव करेंगे तो ये डबल क्रोमेटिड वाले होंगे, सिंगल क्रोमेटिड? डबल क्रोमेटिड। अरे कैसे होंगे? डबल क्रोमेटिड। समझ में आया? जब बच्चे होमोलोगस क्रोमोसोम को आपने अपोजिट पोल पे मूव करवा दिया तो फिर आगे कहां जाएंगे? टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में जाते ही डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम किया जाता है। इसके अलावा ईआर गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को किया जाएगा रिफॉर्म। लेकिन यहां पर एक स्पेशल इवेंट होता है, उसको अच्छे से समझे बच्चों। सेल यहां पे थोड़ी सी समझदारी दिखाती है। समझदारी क्यों दिखाती है? सेल को पता है जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद में मियोसिस सेकंड करवाना है, और अगर क्रोमोसोम का कंप्लीट डिकंडेंसेशन करवा दिया तो क्या बन जाएगी? थ्रेड। फिर मियोसिस सेकंड के अंदर उस थ्रेड को किस में कन्वर्ट करना है? क्रोमोसोम में। अगर क्रोमोसोम को कंप्लीटली थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया, क्रोमोसोम को कंप्लीटली थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो फिर उस थ्रेड को वापस क्रोमोसोम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो सेल अपनी एनर्जी बचाने के लिए टीलोफेज फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोमस क्रोमोसोम का कंप्लीट डिकंडेंसेशन नहीं करती, और जब कंप्लीट डिकंडेंसेशन नहीं करती है तो फिर यहां पर इंटरफेज न्यूक्लियस के जैसी कंडीशन नहीं बनेगी। जब इंटरफेज न्यूक्लियस जैसी कंडीशन नहीं बनेगी तो फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है? ऑल्दो इन मेनी केसेस क्रोमोसोम हैव सम डिस्पर्जन। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? सम डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या है? क्रोमोसोम धीरे धीरे फैल रहा है, यानी कुछ फैला है। फैला तो है लेकिन वो इंटरफेज न्यूक्लियस की जैसी कंडीशन में नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि क्रोमोसोम का कंप्लीट डिकंडेंसेशन नहीं हुआ है। ये लाइन आप लोगों को एनसीईआरटी में भी लिखी हुई मिलेगी और ये लाइन आपके मॉड्यूल में भी लिखी हुई है। टीलोफेज फर्स्ट की लास्ट लाइन पढ़ो। समझ में आया क्या? अरे बोलो। नहीं है तो फिर से समझो। आ गया के पॉइंट? ठीक है, तो याद रखना क्रोमोसोमस क्रोमोसोम का यहाँ पर कंप्लीट डिकंडेंसेशन नहीं होता है। तो मैं बोलूंगा टीलोफेज फर्स्ट के अंदर ना तो क्रोमोसोम होता है और ना ही क्रोमेटिन होता है। उन दोनों की के बीच की कंडीशन बनेगी। अरे बोलो। तो यहाँ पर जो क्रोमेटिन रहेगा वो थिन रहेगा या थिक रहेगा? ठीक है। अरे कैसा होगा? थिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीकंडेंसेशन तो हुआ लेकिन कंप्लीट डीकंडेंसेशन नहीं हुआ। जब बच्चों टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद में आपको कितनी सेल मिलेगी? 2 या 4? 2। तो बोला जाएगा डायड ऑफ सेल फॉर्म। कितनी सेल? डायड ऑफ सेल। डायड ऑफ सेल का मतलब क्या है? 2 सेल। 2 सेल फॉर्म होती है आफ्टर मियोसिस
फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद में आगे जाएंगे तो मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। और जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के अंदर एस फेज के अंदर होगा डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट। जब डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट होगा तो बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन को एब्सेंट क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमें डीएनए अमाउंट को करना है हाफ। समझ में तो आ रहा है? अब देखो, जब आगे जाएंगे तो आएगा कैरियोकाइनेसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड का जो न्यूक्लियस डिवीजन है उसको क्या बोला जाएगा? कैरियोकाइनेसिस सेकंड। जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो कैरियोकाइनेसिस बच्चों सेम टू सेम किसके जैसा होता है? माइटोसिस के जैसा। तो बताने की जरूरत नहीं है, जैसा आप लोगों को माइटोसिस में बताया वैसा का वैसा ही यहाँ पे होगा। ठीक है जी? अरे ठीक है, पक्का। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस के सिग्निफिकेंस की बात करें तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस, जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना। ध्यान से सुने, जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर मेंटेन कर रहा है तो कौन कर रहा है? मियोसिस। पुराने साइंटिस्ट बोलते थे। कैसे कर रहा है समझते हैं। बच्चों अपनी बात करते हैं और इमेजिन करते हैं कि अपने बॉडी के अंदर मियोसिस नहीं हो, अपनी बॉडी के अंदर मियोसिस नहीं हो, तो फिर गेमेट फॉर्म करेंगे तो किससे? माइटोसिस से। अरे किससे? माइटोसिस से। माइटोसिस से करेंगे तो जब माइटोसिस से हम गेमेट फॉर्म करेंगे तो मेल से कितने क्रोमोसोम आएंगे? 46। फीमेल से कितने आएंगे? 46। दोनों को फ्यूज करो, क्या जाइगोट के अंदर 92 क्रोमोसोम। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए? 92। अब उससे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें भी क्या क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे? तो हम बोलेंगे जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे हैं? डबल। तो बच्चों माइटोसिस के तो बस की कहानी नहीं है कि जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रख सके। तो फिर क्या किया जाए? मियोसिस। जब मियोसिस करवाया तो बच्चों मेल और मेल से कितने क्रोमोसोम आए? 23। और फीमेल से कितने आए? 23। फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम? 46। कितने हैं? 46। अब 46 क्रोमोसोम है बच्चों, उनके पेरेंट में भी 46 और जो उनके डॉटर हैं उनके अंदर भी कितने? 46। यानी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी 46, आने वाली जनरेशन के अंदर भी 46। अगर अपनी बात करें तो अपने पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम कितने? 46। अपने अंदर भी कितने? 46। पेरेंट्स के पेरेंट्स में भी कितने? 46। और आने वाली जनरेशन होगी उसके अंदर भी कितने? 46। ये 46 क्रोमोसोम मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? मियोसिस। पुराने साइंटिस्ट बोलते थे, लेकिन करंट में साइंटिस्ट बोलते हैं कि ओनली मियोसिस, ओनली मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है। मियोसिस और ओनली मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बोला मियोसिस के साथ में फर्टिलाइजेशन भी होना जरूरी है। जब मियोसिस के साथ में फर्टिलाइजेशन होगा तभी जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होंगे। तो फिर एनसीईआरटी एक वर्ड यूज में लेती है, पर से पैराडॉक्सिकली। क्या? पर से पैराडॉक्सिकली। जो बच्चों बाद में अपोज किया जाता है वर्ड, उसके लिए क्या यूज में लिया जाता है? पर से पैराडॉक्सिकली। अब पर से पैराडॉक्सिकली इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ग्रीक का है। और इस ग्रीक का वर्ड का मीनिंग क्या है? बाद में जो ऐड किया गया, बाद में जो अपोज किया गया, उसके लिए पर से पैराडॉक्सिकली यूज में ले रहे हैं। और ये बाद में क्या ऐड किया गया है? फर्टिलाइजेशन। यानी ओनली मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं होते, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन दोनों मिलकर क्रोमोसोम नंबर को क्या करते हैं? मेंटेन। तो ये फर्टिलाइजेशन वर्ड बाद में ऐड किया गया, तो इसके लिए क्या यूज में लिया जाता है? पर से पैराडॉक्सिकली। जब बच्चों मियोसिस होता है और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है तो मियोसिस सेकंड के बाद में आपको कितनी सेल मिलेगी? क्या? 4। तो क्या टेट्राड ऑफ सेल फॉर्म होगी? क्या फॉर्म होगी? टेट्राड ऑफ सेल। जो टेट्राड ऑफ सेल फॉर्म हो रही है ये चारों की चारों क्या बच्चों जेनेटिकली डिफरेंट होगी? क्या रहेगी? जेनेटिकली डिफरेंट। अगर ये जेनेटिकली डिफरेंट है तो बच्चों ये क्या करता है? मियोसिस क्या जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है? तो मियोसिस और मियोसिस जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है। और जब मियोसिस से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है तो बताइए क्या ये इवोल्यूशन में भी हेल्प करेगा? तो इवोल्यूशन में भी क्या करता है बच्चे? हेल्प। ये क्या थे बच्चे? मियोसिस के सिग्निफिकेंस। मियोसिस से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो डायग्रामेटिक आते हैं। डायग्राम को आइडेंटिफाइड करवाया जाता है। जब आइडेंटिफाइड करवाया जाता है
तो फिर कौन कौन से डायग्राम को? एनाफेज फर्स्ट के, एनाफेज फर्स्ट के डायग्राम को कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? एनसीईआरटी है किसी के पास में? है किसी के पास में? जिसके पास में भी आगे ट्रांसफर करें, मेरे तक पहुंचाए उसको। आप तो भेज दो, मैं ढूंढ लूंगा कहां पे, पता है मुझे। सभी को फोटो नजर आ रही है? अभी तो नहीं आ रही होगी, अभी आ रही होगी। ये है बच्चे मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज सेकंड के जो फिगर है उसको कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे वो समझाने जा रहा हूं। मेटाफेज फर्स्ट की जो फिगर है उसके अंदर आपको सेल और सेल के मिड में डबल प्लेट बनी हुई नजर आएगी। कितनी प्लेट? डबल। जब भी सेल और सेल के इक्वेटर पे डबल प्लेट बनी हुई नजर आए तो वो क्या होगा? मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है जी। फिर बात करते हैं मेटाफेज सेकंड की। जब भी बच्चों सेल है उस सेल के इक्वेटर पे सिंगल प्लेट बनी हुई नजर आए। कैसी प्लेट? सिंगल प्लेट। अगर सिंगल प्लेट बनी हुई नजर आए तो क्या बोला जाएगा? मेटाफेज सेकंड। आप बोलोगे सर मेटाफेज सेकंड के अंदर सिंगल प्लेट बन रही है, माइटोसिस के मेटाफेज के अंदर भी सिंगल प्लेट बन रही है। अब दोनों को कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे? सीधा साधा है। जो बच्चों मेटाफेज सेकंड है उस मेटाफेज सेकंड के अंदर जो सिंगल प्लेट बना रहे हैं क्रोमोजोम, उन क्रोमोजोम के अंदर आपको क्रॉसिंग ओवर पार्ट नजर आएगा। क्या नजर आएगा? क्रॉसिंग ओवर पार्ट। लेकिन माइटोसिस के मेटाफेज के अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर पार्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अगला एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट की अगर आप फिगर देखोगे तो इसके अंदर क्रोमोजोम अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं। लेकिन ये क्रोमोजोम कैसे हैं? डबल क्रोमेटेड। जब भी डबल क्रोमेटेड क्रोमोजोम अपोजिट पोल पे मूव करें तो क्या जाएगा आंसर? एनाफेज फर्स्ट। जब बच्चों एनाफेज सेकंड के बारे में बात करेंगे तो एनाफेज सेकंड के अंदर सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोजोम अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं। सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोजोम। तो जब भी सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोजोम मूव करें तो क्या होगा? एनाफेज सेकंड। फिर वही क्वेश्चन सर, माइटोसिस का एनाफेज डिफरेंस वही रहेगा, क्रॉसिंग ओवर। बच्चों एनाफेज सेकंड के जो सिंगल क्रोमेटेड क्रोमोजोम है इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर पार्ट नजर आएगा। लेकिन माइटोसिस के एनाफेज के अंदर कोई क्रॉसिंग ओवर पार्ट नजर नहीं आएगा। हो जाएगा? अब बोलो। मैं तो ये चाह रहा हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, बाकी आपकी मर्जी। आगे एक पॉइंट आता है बच्चे, चेक पॉइंट ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के चेक पॉइंट। सेल साइकिल तो जानते हो आप, कितने फेजेज में कंप्लीट होती है? हैं? 2 फेजेस में। फर्स्ट फेज का नाम? वेरी गुड। सेकंड फेज का नाम? तो ये क्या है? एम फेज। इंटरफेज को क्या 3 सब फेजेज में? कौन सा? G1S G2। एम फेज के अंदर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या? प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर, ठीक है जी, और फिर साइटोकाइनेसिस। बच्चों सेल साइकिल को रन करने के लिए कुछ चेक पॉइंट बनाए जाते हैं। जैसे पुलिस वाले ट्रैफिक को चेक करने के लिए जगह जगह चेक पोस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चेक पोस्ट। कि कोई अनवांटेड तो नहीं इस रोड के ऊपर चल रहा है, या फिर कोई ऐसा हो जो जिसके पास लाइसेंस ही नहीं हो और वो कार ड्राइव कर रहा है या बाइक ड्राइव कर रहा है। ऐसे को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह क्या बनाती है? चेक पॉइंट, चेक पोस्ट बनाती है। वैसे ही बच्चों सेल है, उस सेल जब भी डिवीजन करेगी तो सेल साइकिल चलेगी। और सेल साइकिल के अंदर आप लोग जानते हो डिफरेंट डिफरेंट फेजेज होते हैं। उन फेजेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स चलते हैं। उन इवेंट्स को भी चेक करना जरूरी है। अगर बच्चों थोड़ा सा इमेजिन करो, सेल ने प्रॉपर प्रिपरेशन ही नहीं की, डिवीजन की प्रिपरेशन ही नहीं की और डिवीजन के लिए सेल को भेज दिया, क्या डिवीजन हो पाएगा? नहीं। तो पहले हम प्रिपरेशन की क्या करेंगे? चेकिंग।
जब बच्चों प्रिपरेशन कंप्लीट होगी तभी उसको आगे कहां भेजा जाएगा, एम फेज में। और जब प्रिपरेशन की चेकिंग करनी है तो चेकिंग करने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे बच्चे, चेक पॉइंट्स। क्या बनाने पड़ेंगे, चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, चेक पॉइंट बनाने के लिए बच्चों एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है और इस एंजाइम के साथ में एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। एंजाइम का नाम है सीडीकेएस। सीडीकेएस की फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और बच्चों प्रोटीन का नाम है साइक्लिन प्रोटीन। क्या नाम है, साइक्लिन प्रोटीन। जब सीडीकेएस एंजाइम के साथ में साइक्लिन प्रोटीन अटैच होगी तभी बच्चों चेक पॉइंट एक्टिवेट होगा। अगर सीडीकेएस के साथ में साइक्लिन प्रोटीन अटैच नहीं होगी तो फिर बच्चों चेक पॉइंट इनएक्टिवेट रहेगा। तो सीडीकेएस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, साइक्लिन। और आप सभी जानते हो प्रोटीन और प्रोटीन बच्चों सिंथेसाइज करना है तो किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, डीएनए पे। तो आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि सेल डिवीजन होना या नहीं होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, डीएनए पे। वो डीएनए अगर साइक्लिन प्रोटीन एंड सीडीकेस एंजाइम बनाता रहेगा तो फिर बच्चों चेक पॉइंट बनते रहेंगे और चेक पॉइंट बनेंगे तभी सेल साइकिल रन होगी। और अगर चेक पॉइंट नहीं बनेंगे तो सेल साइकिल रन नहीं होगी। और अगर सेल साइकिल ही नहीं चलेगी तो फिर डिवीजन भी नहीं हो पाएगा। हेलो, अब बच्चों चेक पॉइंट कहां कहां बनते वो समझते हैं। एक चेक पॉइंट बनता है जीवन और एस के बीच में। कहां बनता है, जीवन और एस के बीच में। जीवन और एस के बीच में जो चेक पॉइंट बनता है उसको बोला जाता है जीवन एस चेक पॉइंट। क्या बोला जाता है बच्चे, जीवन एस चेक पॉइंट। दूसरा चेक पॉइंट बनता है बच्चे G2 और M के बीच में। अगर सेकंड चेक पॉइंट G2 और M के बीच में बनता है तो इस चेक पॉइंट को नाम दिया जाता है G2M चेक पॉइंट। अरे क्या नाम दिया जाता है, G2M चेक पॉइंट। थर्ड चेक पॉइंट बनता है बच्चे मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। कहां बनेगा, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। इस चेक पॉइंट को नाम दिया जाता है मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। क्या बोला जाता है, मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। अब देखो ये जितने भी चेक पॉइंट बने इन चेक पॉइंट को बनाने के लिए साइक्लिन एंड सीडीकेस रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है, साइक्लिन एंड सीडीकेस। जब बच्चों ये डिफरेंट टाइप के चेक पॉइंट बन रहे तो साइक्लिन को नाम डिफरेंट दे दिए जाते हैं और सीडीकेस को भी नाम डिफरेंट दे दिए जाते हैं। एक्चुअल में वो सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत उनके अंदर चेंजेज होगा। हेलो, जब बात करें बच्चों जीवन एस चेक पॉइंट की तो यहां पर क्या चेक किया जाएगा, जीवन फेज के अंदर जितने भी इवेंट कंप्लीट होते हैं उन इवेंट्स की चेकिंग कहां की जाएगी, जीवन एस पे। जैसे मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स के नंबर इंक्रीज होना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का सिंथेसिस होना। अगर ये नहीं हुए तो सेल को बच्चे जीवन से आगे एस में नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर जीवन के अंदर जितने भी इवेंट्स कंप्लीट होने थे वो सेल ने अगर कंप्लीट कर लिए तो फिर उसको जीवन से कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एस फेज में। हेलो, इसके अलावा जरा आप इधर देखो बच्चों, जब एनाफेज है उस एनाफेज के बाद में जीवन तक कोई क्या चेक पॉइंट आ रहा है, नहीं। और आप जानते हो एनाफेज के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन, यस और नो। और जब सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा तो हो सकता है डीएनए क्या हो गया हो, रप्चर। अब अगर डीएनए रप्चर हो गया हो तो डीएनए रप्चर हो गया तो डीएनए की चेकिंग भी कहां पे की जाएगी, जीवन एस पे। कौन से डीएनए की चेकिंग की जाएगी, ड्यूरिंग डिवीजन। अगर डीएनए रप्चर हो गया है तो उसकी चेकिंग कहां पे की जाती है, जीवन एस। रेप्लिकेट डीएनए की चेकिंग नहीं की जाती। जब ड्यूरिंग डिवीजन जो डीएनए बच्चों रप्चर हुआ उसकी चेकिंग कहां की जाएगी, जीवन एस पे। हेलो, आगे एस पेज के अंदर क्या होता है, क्या बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन होता है, अरे बोलो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। और इसके अलावा और क्या होगा, एस पेज के अंदर स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। क्या बच्चों सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है। G2 फेज के अंदर टिबलिन प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्या होगा, टिबलिन प्रोटीन सिंथेसिस। इन सब की चेकिंग कहां की जाएगी, G2M पे। माना कि एक सेल है, उस सेल ने एस फेज के अंदर बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं किया तो क्या वो सेल G2M चेक पॉइंट क्रॉस कर पाएगी, नहीं। तो बच्चे डीएनए रेप्लिकेट हुए डीएनए की चेकिंग कहां पे की जाती है, G2M पे। और जो बच्चों रप्चर डीएनए उसकी चेकिंग कहां पे की जाएगी, जीवन एस पे। हेलो, जब बच्चों अगर कोई सेल ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर नहीं करता है तो उस सेल को यहीं पे रोक दिया जाएगा और उससे पहले ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस प्रॉपर करवाया जाएगा। जब वो प्रॉपर कर लेगी
तो फिर ये बच्चों चेक पॉइंट क्रॉस करके आगे कहाँ जाएगी? प्रोफेज में। प्रोफेज से फिर मेटाफेज में जाएगी, लेकिन मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए भी एक चेक पॉइंट क्रॉस करना पड़ता है, और चेक पॉइंट का नाम क्या है? मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। ये मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन है। इसको क्रॉस करने के लिए क्या होना जरूरी है? सेल में स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने जरूरी है। अगर बच्चों स्पिंडल फाइबर प्रॉपर फॉर्म हो गए तो सेल को मेटाफेज से कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? एनाफेज में। यानी स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने क्यों जरूरी है? आप सभी जानते हो एनाफेज में जाके क्रोमोसोम को क्या करना है? सेपरेट। और अगर स्पिंडल फाइबर ही फॉर्म नहीं हुए तो क्या आगे बच्चों प्रॉपर डिवीजन हो पाएगा? तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए या फिर नहीं हुए, उनकी चेकिंग कहां पे की जाती है? मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन पे। समझ में तो आ रहा है? अब देखो, अगर स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गए तो फिर सेल को मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और एनाफेज में जाके होता है सेंट्रोमियर का डिवीजन। सेंट्रोमियर डिवीजन के अंदर भी हेल्प करता है ये बच्चों चेक पॉइंट। कौन सा? मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। फिर टीलोफेज में जाते हैं तो क्रोमोसोम का होता है डीकंडेंसेशन। तो क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन के अंदर भी हेल्प करता है कौन? मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। हेलो, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस, उस एंडोमाइटोसिस में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होते। जब स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होते हैं तो सेल कहां पे जाके रेस्ट होती है? मेटाफेज में। क्यों होती है? क्योंकि ये चेक पॉइंट रहता है, वो चेक पॉइंट उस सेल को मेटाफेज से एनाफेज में नहीं जाने देगा। हेलो, तो याद रखना है टोटल कितने चेक पॉइंट है? 3। कौन कौन से? G1S, दूसरा G2M, और थर्ड कौन सा? मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। ठीक है जी। आगे एमाइटोसिस। क्या है बच्चे? एमाइटोसिस। तो बच्चों एमाइटोसिस हम पढ़ते हैं तो एमाइटोसिस के अंदर कोई सीक्वेंशियल स्टेप नहीं होती है। एमाइटोसिस के अंदर आप जब देखोगे तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर कोई सीक्वेंशियल स्टेप नहीं आती। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर होता क्या है? एमाइटोसिस के अंदर में हम प्रोकैरियोटिक सेल के लिए समझ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये बच्चों डीएनए न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस वाला रीजन ही प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? जो डीएनए वाला रीजन है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वही क्या होता है? न्यूक्लियस। फिर से सुनिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए रीजन है वही क्या है? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले ये जो डीएनए, इस डीएनए को किया जाता है रेप्लिकेट। तो मैं बोलूंगा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, और जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तो डीएनए की अमाउंट हो जाएगी डबल। जो डीएनए डबल हुआ है, ये डबल हुए डीएनए को बच्चों किया जाता है सेपरेट। सेपरेट करके दोनों डीएनए के बिटवीन बच्चों बना दिया जाता है सेप्टम। क्या बना दिया जाता है? सेप्टम। और जब सेप्टम बना दिया जाएगा तो एक से कितनी सेल बन जाएगी? 2 सेल। और एक से कितनी सेल बन जाएगी? 2 सेल। यही क्या है? एमाइटोसिस। यही क्या है? बाइनरी फिजन। जब बच्चों यूकेरियोटिक सेल में होता है, तो यूकेरियोटिक सेल में होगा तो कैसे होगा? यूकेरियोटिक सेल में होगा तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए उसको डबल किया जाएगा, और फिर न्यूक्लियस का डायरेक्टली क्या कर देता है? डिवीजन। न्यूक्लियस को कितने पार्ट में डायरेक्टली डिवाइड कर देगा? 2 में। और फिर फर्रो फॉर्मेशन से एक से कितनी सेल बना देगा? 2 सेल। यानी यहां पर कैरियोकाइनेसिस की कोई सीक्वेंशियल स्टेप नहीं आती। डीएनए रेप्लिकेशन होता है और फिर क्या हो जाता है बच्चे? साइटोकाइनेसिस। हेलो, और बोलो, डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को क्या कर देंगे? 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, और उसके बाद में क्या कर देंगे? साइटोकाइनेसिस। इसी को क्या बोला जाता है? एमाइटोसिस। इसी को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। सेल डिवीजन कंप्लीट, तो बच्चे सेल बायोलॉजी कंप्लीट। सुन लिया सभी ने? मतलब 7 to 10 क्वेश्चंस का मटेरियल आपको कंप्लीट करके दे दिया गया है। अब आपके हाथ में है कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, जो भी आपके डाउट हो पूछें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तभी डाउट आएंगे। एमाइटोसिस बताओ, ये यूकेरियोटिक सेल, आप लोग जब देखोगे क्या नोट्स जो मैंने भेजे हैं, उसके अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल के लिए दे रखा है और एक यूकेरियोटिक सेल के लिए दे रखा है। उसके अंदर क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। क्या करेगा? डीएनए रेप्लिकेट करेगा, न्यूक्लियस को डायरेक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। 2 पार्ट में डिवाइड करते ही
फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर देगा। बस ये उसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये नहीं आते, डायरेक्टली न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, अगला चैप्टर जिसका नाम है, हाँ बोलो, कौन सा? लेम्ब्रस क्रोमोसोम। जब डिप्लोटीन स्टेज के अंदर बच्चों सेल अरेस्ट हो जाती है तो लॉन्ग टाइम के लिए अरेस्ट रहती है, तो ये क्रोमोसोम न्यूट्रिशन लेते हैं और न्यूट्रिशन लेके लार्ज साइज के बन जाते हैं। जब लार्ज साइज के क्रोमोसोम हो जाएंगे तो इनकी शेप देखोगे तो लैम्ब ब्रश जैसी होगी। लैम्ब ब्रश जैसी शेप है, इसलिए इन क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है? लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। ये एक्चुअल में लंबे टाइम तक इस स्टेज के अंदर रहने की वजह से न्यूट्रिशन लेके लार्ज बन जाते हैं और लेम्ब्रस जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लेम्ब्रस क्रोमोसोम। तो लेम्ब्रस क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में विजिबल होते हैं? डिप्लोटीन। और किसके अंदर? वर्टिब्रेट के उस साइड में। ठीक है जी। किस में? माइटोसिस में। देखो सुनो, जब भी प्लांट की बात करें, एनिमल्स की बात करें आप, हैं, एनिमल्स में परमानेंट इमेच्योर ये नहीं होता है। रिक्वायरमेंट होगी तो कंटिन्यूअस रहेगी सेल साइकिल में, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो कंटिन्यूअस सेल साइकिल में नहीं रहेगी, एग्जिट कर जाएगी। कोई बात नहीं, बाद में जीवन से यहां से एग्जिट करती है, यहां से एग्जिट नहीं करती है। फिर से अगर आएगी वो सेल साइकिल में तो यहाँ एंटर होगी और उसको जीवन ऐसे एक पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा। भाई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एस फेज में आ जाएगी। जब भी एंटर होगी तो मैंने बताया था कहाँ पे एंटर होती है? जीवन में। एग्जिट करती है तो कहां से करती है? जीवन से। ठीक है, और बोलो, अरे बोलो, डाउट बोलो, कुछ क्वेश्चंस हो जाए फिर मेरी तरफ से। आपको भी तो सेंड किए बच्चे नोट्स, कैसी बातें कर रहे हो? सभी को सेंड किए मैंने। आपके एलन प्लस अकाउंट से जाके डाउनलोड करें। जब मियोसिस में भी देखेंगे तो मियोसिस के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस का जो लॉन्गेस्ट फेज होगा वो कौन सा होगा? प्रोफेज। और शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? एनाफेज। क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। एक सेल है, उस सेल के अंदर 32 बाइवेलेंट है। कितने? 32। और वो सेल मेटाफेज फर्स्ट में है। कहां पे है? मेटाफेज फर्स्ट में। बताइए, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एंड आफ्टर मियोसिस सेकंड सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? सर बहुत टफ पूछ दिया। जी नोट बता तो दिया बच्चे, जी नोट फेज बता दिया ना आपको, कल ही तो बताया। जब भी सेल है वो सेल डिवाइड नहीं होगी, सेल साइकिल को एग्जिट कर देगी सेल, तो उस फेज को क्या बोला जाएगा? जी नॉट। अगर डिवाइड नहीं कर रही है सेल तो कौन से फेज में है? जी नॉट में। ठीक है जी, बताओ आंसर बताओ आप। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट 32, आफ्टर मियोसिस सेकंड 32, 32 32 कैसे? सर ये तो जादू हो गया। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर 32 बाइवेलेंट है, तो क्रोमोसोम कितने हो गए? 64। मियोसिस फर्स्ट के बाद में क्रोमोसोम नंबर करने हैं हाफ, कितने हो जाएंगे? 32। मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं करना, तो क्या 32? अरे क्लियर? अगला क्वेश्चन, रेडी हो? एक सेल प्रोफेज फर्स्ट में है। कहां पे है? प्रोफेज फर्स्ट में। उस सेल के अंदर डीएनए की अमाउंट है, वो है 20 पिकोग्राम। कितनी है? 20 पिकोग्राम। बताइए, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट डीएनए अमाउंट एंड आफ्टर मियोसिस सेकंड डीएनए अमाउंट। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट कितनी? हाँ, मैंने टोटल कितनी बताई है? 20 पिकोग्राम। और प्रोफेज फर्स्ट में बताइए 20 पिकोग्राम। ई सेल के अंदर आफ्टर मियोसिस फर्स्ट कितनी? 20। सोच लो एक बार, सोच लो एक बार फिर से, कान गरम करवाने का टाइम आ गया आपका है।
सोच लो एक बार, मैं कहा बोल रहा हूं, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट से पहले क्या एस फेज भी आएगा? उस एस फेज के अंदर डीएनए अमाउंट क्या की गई है? डबल। तो इनिशियल इसके अंदर डीएनए अमाउंट कितनी थी? 10। कितनी थी? 10। तो फिर आफ्टर मियोसिस फर्स्ट डीएनए अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10 10। ठीक है। फिर मियोसिस सेकंड के अंदर डीएनए अमाउंट को करते हैं हाफ। तो ई सेल के अंदर डीएनए अमाउंट कितनी रहेगी? 5 5। हेलो, आगे एक सेल है, वो सेल बच्चों एनाफेज फर्स्ट में, कहां पे है? एनाफेज फर्स्ट में। और उस सेल के अंदर 16 बाइवेलेंट है, एनाफेज फर्स्ट में है और उसके अंदर 16 बाइवेलेंट है। तो बताइए एनाफेज सेकंड के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलो। ऑनलाइन वाले भी, एक सेल एनाफेज फर्स्ट में है और उसके अंदर 16 बाइवेलेंट है। तो बताइए एनाफेज सेकंड के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? वेरी गुड, कितने होंगे? 32। 16 बाइवेलेंट है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद में क्रोमोसोम नंबर करेंगे हाफ। तो क्या ई सेल के अंदर 16 क्रोमोसोम? ये क्रोमोसोम कैसे? सिंगल क्रोमेटिड या डबल? डबल क्रोमेटिड वाले। अरे कैसे? डबल क्रोमेटिड। एनाफेज सेकंड के अंदर सेंट्रोमियर का करेंगे डिवीजन। तो बच्चों 16 क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड वाले थे, तो वो सिंगल क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे कितने? 32। बोलो, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? लॉलीपॉप होते हैं ये, लेकिन फिर भी आप इनको उलझा के अपने आप को बहुत कंफ्यूज कर लेते हो। कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अरे बोलो, और एक पूछ लेता हूं, पूछ लूं क्या? एक ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर गेमिट है, उस गेमिट के अंदर, ध्यान से सुने, उस ऑर्गेनिज्म के गेमिट के अंदर 20 क्रोमोसोम है। गेमिट के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 20। तो बताइए उसकी सोमेटिक सेल के एनाफेज में कितने क्रोमोसोम होंगे? बोलो। क्या हुआ? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? है? मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर गेमिट, और उस गेमिट के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? 20। बताइए उसकी सोमेटिक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज में। एनाफेज में पूछ रहा हूं मैं, ध्यान रखना। देखो सुनो, पूरी बात सुनो। 20 क्रोमोसोम है उसके गेमिट में, तो उसकी सोमेटिक सेल क्या होगी? डिप्लॉइड। तो क्रोमोसोम कितने होंगे? 40। अब उसको एनाफेज में ले जाओ, 80। किराए पे रख दो इसको। चलो बच्चों, ऑनलाइन वाले आज के लिए इतना ही। 18 नहीं बच्चे, 80। नेक्स्ट चैप्टर होगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हाँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कल एक्सरसाइज डिस्कशन किया जाएगा। 19 वाला 20 वाला सारे डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।